Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 1st of September 2025. 1 सितंबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट यही रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक इट, डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एज वेल। बस लाइक करना है आप लोग को, और ज़्यादा कुछ नहीं, मैं मेहनत करवाऊंगा आपसे। बट प्लीज़ जो लोग देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो कुछ प्रीलिम्स के बहुत ही छोटे सवालों के साथ। हालांकि अच्छे सवाल हैं, दो ही सवाल हैं क्योंकि बड़े हैं, तीन तीन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, तो आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। पहला सवाल है, सुपरनोवा आर सिग्निफिकेंट टू द एस्ट्रोफिजिसिस्ट बिकॉज। सुपरनोवा एस्ट्रोफिजिसिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला स्टेटमेंट कह रहा है दे आर अमंग द ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट एनर्जेटिक इवेंट्स इन द यूनिवर्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्पर्सिंग हैवी एलिमेंट्स लाइक आयरन एंड गोल्ड इनटू स्पेस। एंड तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है दे आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो आपको बताना है कि सुपरनोवा इवेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3। आई होप आप लोग इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1 and 2। पहला दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, तीसरा गलत है क्योंकि लिखा है प्राइमरी सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम होते हैं सुपरनोवा इवेंट। नहीं, प्राइमरी सोर्स नहीं होते, प्राइमरी सोर्स तो बिग बैंग था, है ना, दैट वाज द मेजर सोर्स। स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में। आज हालांकि मैं आपको पढ़ाऊंगा इस न्यूज एनालिसिस में इंडियन ओशन डाइपोल, बट एक क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इन पॉजिटिव आईओडी यानी कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल द वेस्टर्न इंडियन ओशन वाटर्स नियर अफ्रीका बिकम वार्मर देन द नॉर्मल। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल जनरली स्ट्रेंथन्स द इंडियन मानसून एंड नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल टेंड्स टू वीकन इट। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल लीड्स टू ड्रॉट इन ईस्ट अफ्रीका एंड फ्लड इन इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग को बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट्स इसमें से करेक्ट हैं। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। अच्छा सवाल है, देख लेते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1, 2 and 3। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, है ना। आगे जब मैं पढ़ाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा आप लोग को। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। सबसे पहले फ्रंट पेज की पहली न्यूज़ के साथ, रेड कारपेट स्वागत मिल गया प्राइम मिनिस्टर को, मोदी जी को तियानजिन में, चाइना में। उसके बाद अब जो है इंडिया चाइना आर नाउ हैविंग अ बायलैटरल मीटिंग। इंडिया चाइना की एक बायलैटरल मीटिंग हुई जिसमें शी जिनपिंग से मिले एंड बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई। क्या क्या की गई वो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो बॉर्डर पीस के बारे में। आप सबको पता है कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है वो बीच में काफ़ी इशूज़ आए थे। उसमें लद्दाख वाले रीजन में, पेंगोंग सो वाला रीजन जहाँ पर एक दूसरे से लड़ाई भी हुई इनकी। डोकलाम इशू ऑलरेडी आपको पता होगा जिसमें इंडिया, भूटान और चाइना इन्वॉल्व थे। ऑल दिस थिंग्स वर गोइंग ऑन एंड बहुत लोग कह भी रहे थे कि जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, जो स्पेशली लद्दाख वाला रीजन है, वहाँ पे चाइना अंदर आ गया, इतना अंदर आ गया, ये सारी चीज़ें। तो इसमें बॉर्डर पीस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला जो मुद्दा डिस्कस हुआ वो बॉर्डर पीस का ही था। फॉर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर, है ना, इट्स एसेंशियल फॉर द बायलैटरल रिलेशन। ऐसा कहा गया कि भाई बायलैटरल रिलेशंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि इंडिया चाइना का बॉर्डर पीसफुल रहे। ठीक है ना। दोनों ही लीडर्स ने कहा कि ठीक है चलो भाई, 1 साल तो अच्छे बीत गए, कम से कम बिना किसी डिसएंगेजमेंट के बीत गए, है ना। एंड बाउंड्री रेजोल्यूशन के बारे में बातचीत की गई कि कमिटमेंट ये दिया गया है कि फेयर, रीजनेबल एंड म्यूचुअली एक्सेप्टेबल बाउंड्री सोल्यूशन। ये मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको पता रहे कि इंडिया चाइना का रिलेशन कहाँ जा रहा है। और ये जो चीज़ है एक पॉजिटिव चीज़ है, 7 से 8 साल के बाद पहली बार प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए हैं। इट्स अ पॉजिटिव थिंग जो कि इंडिया चाइना के रिलेशन में है ना। देखो, चाइना से आप जीत तो सकते नहीं हो, किसी भी फील्ड में आप जीत नहीं सकते। तो जिस व्यक्ति से आप जीत नहीं सकते एटलीस्ट उसके साथ हो जाओ, है ना। यू विल बी ए फ्रेंड टू अ पावरफुल एलाई। दूसरा कहा गया कि भाई इंडिया और चाइना के बीच में डायरेक्ट फ्लाइट से स्टार्ट करो, वीज़ा फैसिलिटेशन करो। कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से, जो चाइना वाला रूट है, नाथुला वाला पास है, वहाँ से एक अच्छे से होना शुरू हो जाए, रिजम्पशन हो जाए कैलाश मानसरोवर यात्रा का। इसके अलावा ट्रेड के बारे में डिस्कस किया गया कि ट्रेड डेफिसिट कितना है, चूँकि इंडिया ट्रेड डेफिसिट में चलता है चाइना से, बहुत बड़ा ट्रेड डेफिसिट हमारा, $100 बिलियन के आसपास का ट्रेड डेफिसिट है। तो इसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए, एक्सपोर्ट हमें बढ़ाना चाहिए। देन इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि इंडिया चाइना के अगर चाहें तो ग्लोबल ट्रेड को भी स्टेबलाइज कर सकते हैं, है ना। इतनी पावर है दोनों कंट्रीज़ में, सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं यार, ऑब्वियस सी बातें कर ही सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड कंट्री लेंस था उसको दोनों ने रिजेक्ट किया है। थर्ड कंट्री लेंस मतलब कि जो यूएस का ट्रेड टेंशन है उसको सबने रिजेक्ट किया, दोनों कंट्रीज़ ने कहा कि कोई टेंशन नहीं है और उसके तीसरी कंट्री से हम अपने रिलेशंस को नहीं मॉनिटर होने देंगे। इसके अलावा
स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात की गई है। एंड जी जिनपिंग ने कहा कि भाई इट इज़ द रिलेशनशिप ऑफ द ड्रैगन एंड द एलिफेंट। भारत को हाथी कहा गया है, खुद को ड्रैगन बोलते हैं, है ना। तो इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रैगन एंड द एलिफेंट। एंड दोनों इंडिया चाइना जो है वो पार्टनर्स हैं, राइवल्स नहीं है, ऐसा शी जिनपिंग ने कहा है, ठीक है ना। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर म्यांमार के लीडर से भी मिले, जो इस समय म्यांमार के सीनियर जनरल मिंग ऑन्ग हेलेंग है। अब देखो ये चीज़ क्लियर करती है कि जो पॉलिटिक्स है उसमें कोई मतलब भाई बंदूकगिरी नहीं होती है, उसमें सिर्फ अपने मतलब होते हैं, है ना। चाइना के साथ हम ऐसे बात कर रहे हैं, जहां ऑन्ग सैन सू की को हमको पहले बोलते थे कि म्यांमार में उनको अरेस्ट कर लिया गया है तो हम रिलेशन नहीं रखेंगे, तो उनसे हम इतने अच्छे से मिल रहे हैं, तालिबान से हम अच्छे से बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली आपको समझ में आना चाहिए कि कोई बड़ा नहीं होता, सिर्फ सबसे बड़ा होता है अपना पर्सनल इंटरेस्ट, है ना। सो यही आपको याद रखना है इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा। नेबरहुड फर्स्ट को हमने बोला, हाँ हमने बोला म्यांमार की हम मदद करेंगे, डेवलपमेंट चाहते हैं हम म्यांमार का, ये सारी चीज़ें हैं। आप सबको पता है कि इस बार SCO का जो समिट है वो चाइना और चेन्नई एक जैसे नाम है ना, तो चाइना में हो रहा है। एंड तियानजिन में हो रहा है, तो तियानजिन डिक्लेरेशन भी आएगा। इंडिया ने कहा कि हम ऑब्जेक्ट नहीं करेंगे तियानजिन डिक्लेरेशन को, और इंडिया ने इनवाइट भी किया है शी जिनपिंग को फॉर 2026 ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समिट 2026 का जो भारत में होने वाला है उसके लिए हम इनवाइट भी करके आ गए। तो ऑल दिस थिंग्स हैव हैपेंड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। अगली न्यूज़ की तरफ आते हैं। अगली न्यूज़ है उत्तर प्रदेश जो है वो एक वेलफेयर बोर्ड सेटअप करेगा फॉर द नोमैडिक ट्राइब्स। उत्तर प्रदेश क्या सेटअप करेगा? एक वेलफेयर बोर्ड नोमैडिक ट्राइब्स के लिए। सबसे पहली बात, कुछ नोमैडिक ट्राइब्स जो उत्तर प्रदेश के हैं उनके नाम मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन आपसे आता है कि व्हाट आर दीज, तो दीज आर द नोमैडिक ट्राइब्स ऑफ उत्तर प्रदेश। नट्स, बंजाराज, बावरियाज, सासीज, कंजर्स, कलबेलियाज, सपेराज एंड जोगीज, है ना। बहुत सारे हैं ऐसे, बट ये कुछ मेजर हैं। एंड इनके लिए एक सेटअप कराया जाएगा वेलफेयर बोर्ड नोमैडिक ट्राइब्स के लिए। थोड़ा सा मैं और आपको डिटेल बता दूं कि नोमैडिक ट्राइब्स कौन सी हैं। एक्चुअली ये वो कम्युनिटीज़ है जिनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता है। इंटरनेशनली एक बहुत फेमस नोमैडिक ट्राइब का नाम आपने सुना होगा, मंगोल्स, है ना। गेंजिस खान का नाम अगर आपने सुना होगा, सो दे वर ऑल्सो द नोमैडिक ट्राइब्स, है ना। एंड ऐसी कम्युनिटीज जिनका कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं होता है, पेस्टोरलिस्ट लाइफस्टाइल होती है, एनिमल हर्डर्स होते हैं, बेसिकली ये एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते हैं, उसको बेसिकली नोमैडिक ट्राइब्स कहा जाता है। पहले के टाइम में तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि इनको क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया था, है ना। याद होगा आप लोग को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1871 में क्रिमिनल ट्राइब एक्ट लेकर के आ गए थे ब्रिटिशर्स, और उनका मेजर एम ये था कि ये ट्राइब्स ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ ना कर, इसलिए इनको क्रिमिनल बाय बर्थ घोषित कर दिया। क्रिमिनल ट्राइब का मतलब है क्रिमिनल बाय बर्थ 1871 में, है ना। बाद में हालांकि 1952 में आज़ादी के बाद इनको डी नोटिफाई किया गया, इसलिए इनको डी नोटिफाइड ट्राइब्स कहा जाता है। तो नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स में ये डी नोटिफाइड ट्राइब्स भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल डी नोटिफाइड ट्राइब्स जो उत्तर प्रदेश में है उसमें कंजर, संसिया या संसीज जिसको हमने पढ़ा, नट जो है एक्रोबैटिक्स, रोप वॉकिंग, एंटरटेनमेंट, ये सब काम करते हैं। संसिया या संसी जो है वो ट्रेडिशनली ट्रेडर्स, आर्टिजन्स हैं। कंजर्स हैं बेसिकली फॉर सिंगिंग, डांसिंग एंड टैटूइंग, ये सब चीज़ें करते हैं। इसके अलावा नोमैडिक ट्राइब्स जो है मोस्टली जो सीजनल लाइफस्टाइल के लिए जाने जाते हैं, इधर से उधर घूमते हैं, उनमें बंजारा, लमानी, कलंदर, गदिया, लोहार, मदारी, ये सारे हो गए, ठीक है। देन सेमी नोमैडिक ट्राइब्स भी होते हैं जिनका शिफ्ट होता है फिक्स्ड एंड मोबाइल सेटलमेंट्स के बीच में, है ना। सेमी नोमैडिक ट्राइब्स मतलब कि जिनका शिफ्ट होता है, एक फिक्स्ड सेटलमेंट होता है, कि उनका मोबाइल सेटलमेंट होता है, उसके बीच में ये शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें सपेरा, कलबेलिया, दे आर स्नेक चार्मर्स, देन भातू, दे आर हिस्टोरिकली हंटर गैदरर्स, एंड बेड़िया ट्रेडिशनली इंटरटेनर्स, है ना। बेड़िया भी ट्रेडिशनली इंटरटेनर्स। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स। आपको समझ में आ गया होगा, मज़ा भी आया होगा, कुछ जानने में नया मिला होगा। अगला है स्टडी फाइंड्स आउट तमिलनाडु हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी ऑफ रोजवुड ट्री पॉपुलेशन इन साउथ इंडिया। अब यहाँ बात चल रही है इंडियन रोजवुड की, जिसका साइंटिफिक नेम यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो क्या लिखा हुआ है, दलबर्जिया लैटिफोलिया। याद रखिएगा, दलबर्जिया लैटिफोलिया यानी कि इंडियन रोजवुड। और इंडियन रोजवुड का केवल 17.2% जो है
वो प्रोटेक्टेड एरियाज के रूप में है। याद रखेगा, ओनली 17.2% ऑफ द इंडियाज सुटेबल हैबिटेट ऑफ दरवर्जिया लैटिफोलिया इज इन प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है ना। तो ये रिसर्च की गई जिसके अंतर्गत बताया गया कि इंडियन रोजवुड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, उसका केवल ये शीशम आपने सुना होगा, दरवर्जिया लैटिफोलिया एक्चुअली शीशम है ना, शीशम बता देता हूँ मैं आपको। बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है रोजवुड ट्री इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन, लिखा है ना ये फोटोग्राफ के नीचे। रोजवुड ट्री जो होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड एक्ट्स एज अ लॉन्ग टर्म कार्बन सिंक। ये दोनों ही बेनिफिट्स आप लोग याद रखिएगा, एक तो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड ऑल्सो कार्बन सिंक, लॉन्ग टर्म कार्बन सिंक के रूप में भी काम करता है। ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और इसमें इसका जो रिसेंट स्टडी उसने ये भी कहा है कि जो स्टेट इसका एरिया है इट हैज सीन अ रिमार्केबल डिक्लाइन, स्पेशली जो तमिलनाडु है उसमें और कम हुआ है, तमिलनाडु में बहुत कम हो गया है। ठीक है ना। तो नेटिव टू तमिलनाडु का नीलगिरी हो गया, आनामलाई हो गया, परम्बिकुलम रेंजेस हो गया, ये सब एरियाज हैं जो कि इसके लिए जाने जाते हैं, इंडियन रोजवुड के लिए दरवर्जिया लैटिफोलिया। हालांकि लीगल प्रोटेक्शन के लिए तमिलनाडु रोजवुड ट्रीज कंजर्वेशन एक्ट 1995 में आ गया था, 1995 में आया था, जिसने प्रोहिबिट कर दिया था कटिंग विदाउट द गवर्नमेंट परमिशन, है ना। तो हालांकि लॉन्ग टर्म एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी रोका गया इसके द्वारा, लेकिन फिर भी अभी भी इसके एरिया बहुत कम है। एंड एक और चीज़ आपको याद रखना है, दे आर कॉल्ड आइवरी ऑफ द फॉरेस्ट। याद रखिएगा, इनको आइवरी ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। आइवरी यानी वही हाथी के जो हाथ होते हैं, दांत होते हैं, सॉरी हाथ होते बोलता हूँ, दांत होते हैं जो। दे आर वैल्यूड फॉर ग्रेन, कलर, ड्यूरेबिलिटी एंड प्रीमियम फर्नीचर एंड हैंडीक्राफ्ट। शीशम आपने सब पढ़ा होगा, शीशम की लकड़ी बोलते हैं ना। तो दे आर वैल्यूड फॉर ग्रेन, कलर, ड्यूरेबिलिटी एंड ऑल। नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने आपको बता दिया सॉइल फर्टिलिटी के लिए, एंड कार्बन सिंक के रूप में भी काम करते हैं। सो इन द सेंस दे आर कीस्टोन स्पीशीज, एक तरीके से कीस्टोन स्पीशीज होते हैं। पॉपुलेशन डिक्लाइन काफ़ी ज़्यादा है, तमिलनाडु में तो बहुत ज़्यादा ही डिक्लाइन हो गया है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। दलबर्जिया लैटिफोलिया, कुछ नया सीखने को मिला। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। गोदावरी नदी के बारे में था, तो बस सिंपल सी फैक्ट जो हम करते हैं ड्रेनेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, गोदावरी रिवर सिस्टम का ओरिजिन त्र्यंबक प्लेट्यू, त्र्यंबकेश्वर, नासिक में इसका ओरिजिन होता है। इट इज़ नोन एज दक्षिण गंगा, गंगा ऑफ द साउथ, थर्ड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया में गैंजीज और इंडस के बाद। मेजर ट्रिब्यूटरीज में लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करें तो लेफ्ट बैंक में आता है आपका पूर्णा, प्राणहिता आपकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, विच इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ वारधा एंड वेनगंगा। वारधा, वेनगंगा, पेनगंगा मिलके प्राणहिता बनाती है। ठीक है ना। पूर्णा जो है वो अजंता हिल्स में राइज करती है। इंद्रवती है जिसका ओरिजिन आपका ईस्टर्न घाट्स में होता है, दंडकारण्य रीजन। एंड सबरी नदी है, उड़ीसा से राइज करती है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं मंजीरा, जो कि बालाघाट रेंज में ओरिजिन होती है, मनेर जो कि ट्रिब्यूटरी है मंजीरा की, एंड पेनगंगा विच इज फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन महाराष्ट्र एंड तेलंगाना, पेनगंगा हो गई। ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। गोदावरी के बारे में इतनी बात काफ़ी रहेगी। NGO एजुकेट गर्ल्स विंस द रेमन मैग्सेसे अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल, इसको लिख लेना। एजुकेट गर्ल्स, इट इज़ एन इंडियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ वर्किंग टू एजुकेट अनप्रिविलेज्ड गर्ल्स अक्रॉस द कंट्री। याद रखिएगा, एजुकेट गर्ल्स नाम का एक इंडियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करता है टू एजुकेट अनप्रिविलेज्ड गर्ल्स अक्रॉस द कंट्री, एंड इट हैज़ बीन नेम्ड एज वन ऑफ द 3 विनर्स ऑफ द रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025। 2025 के 3 रेमन मैग्सेसे अवार्ड विनर्स में एक एजुकेट गर्ल्स NGO भी है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा, पहले दूसरे विनर्स के नाम देख लेते हैं। अदर विनर्स जो हैं वो शाहीना अली ऑफ मालदीव्स एंड फ्लेवियानो एंटोनियो एल विलान्यूएवा। याद रखिएगा, फ्लेवियानो एंटोनियो एल विलान्यूएवा फिलीपींस की, एंड शाहीना अली ऑफ मालदीव्स। ठीक है ना। एंड एजुकेट गर्ल्स NGO। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पे लिखा है, इट इज़ द फर्स्ट इंडियन नॉन प्रॉफिट टू रिसीव द रेमन मैग्सेसे अवार्ड। इट इज़ द फर्स्ट इंडियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन टू विन दिस अवार्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसके अलावा शाहीना अली इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट है ऑफ मालदीव्स, एंड फ्लेवियानो एंटोनियो फिलीपींस के हु shot to fame for opposing former president Rodrigo Duterte's infamous drug war, है ना। तो ये रीजंस है, शाहीना अली इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट और याद रखेगा।
इंडियन आर्मी टेस्ट कॉम्बैट रेडीनेस इन अरुणाचल प्रदेश। आर्मी ने अपने कॉम्बैट रेडीनेस को टेस्ट किया एक्सरसाइज युद्ध कौशल के थ्रू। तो याद रखिएगा, देखो दो होती हैं, युद्ध अभ्यास जो हमारी अमेरिका के साथ होती है उसको याद रखिएगा युद्ध अभ्यास, एंड ये है युद्ध कौशल, ये इंडियन आर्मी की ही है। आर्मी ही इसमें अपनी रेडीनेस को डिटरमाइन करता है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी की मन की बात, जिसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। पहली चीज़ जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है वो है सेल्फ रिलायंट इंडिया। उन्होंने कहा भाई इंडियन यूज़ करो, देसी यूज़ करो। हालांकि जिस माइक से बोल रहे थे वो भी इंडियन नहीं था, और जो बहुत सारी चीज़ें वो भी इंडियन नहीं थी, लेकिन एनीवेज इंडियन यूज़ करो, ज़रूरी है, एंड जितना कर सकते हो एटलीस्ट, है ना। बाकी आप लोग जानते हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके घर में ऐसी होंगी जो इंडियन मेड नहीं है, चाहे वो एसी हो चाहे कुछ भी हो, आप बाहर का यूज़ कर रहे हैं। टेलीविज़न आपने एलजी की यूज़ की होगी या सैमसंग की यूज़ की होगी, सैमसंग इंडियन नहीं है। मोबाइल फ़ोन आपके पास आईफोन होगा, सैमसंग होगा, दोनों इंडियन नहीं है ना। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद आईफोन ही यूज़ करते हैं, तो अब क्या ही बोला जाए, है ना। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। लोकल मंत्र दिया, गो वोकल फॉर लोकल वाली बात है, अच्छी चीज़ है, करना भी चाहिए। दूसरी चीज़ उन्होंने जो बताई वो पुलवामा में हुए डे एंड नाइट, फर्स्ट डे एंड नाइट क्रिकेट मैच की बात की, कि थोड़ा नॉर्मलसी आ गई है वहाँ पे पुलवामा में। दूसरा इन्होंने बोला कि जो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल, वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो डल लेक श्रीनगर में हुए फर्स्ट थे ये खेलो, फर्स्ट कंट्रीज फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल डल लेक में, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा रामायणा के बारे में ज़रूर प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि किस तरीके से अभी एक 51 फुट स्टैचू अनवील हुआ है लॉर्ड रामा का मिसिसुगा कनाडा में, याद रखिएगा मिसिसुगा इन कनाडा। 51 फुट स्टैचू जो है लॉर्ड रामा का वो अनवील किया गया है। इसके अलावा यूनिक एग्जीबिशन हुआ था व्लादिवोस्तोक में। इट्स अ वेरी कोल्ड रीजन ऑफ रशिया, रशिया में व्लादिवोस्तोक है, एंड यहाँ पे रशियन चिल्ड्रन ऑन डिफरेंट थीम्स उन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी रामायणा के ऊपर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो कि यहाँ मेंशन की गई। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे बढ़ते हैं। डेटा शोज सी राइजिंग फास्टर अराउंड मॉलडीव्स एंड लक्षद्वीप देन बिलीव्ड। तो ठीक है, सी राइज हो रहा है ना, स्पेशली मॉलडीव्स एंड लक्षद्वीप वाले रीजन में, है ना। जैसा सोचा गया था उससे ज़्यादा तेज़ी से सी राइज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ न्यूज़ क्लियर है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राइजिंग सी क्यों खतरा है। राइजिंग सी एक तो पहले लो लाइंग एरियाज़ के लिए खतरा है जो आसपास के रहते हैं, प्लस राइज करता है जब सी, ऑब्वियस सी बात है, तो जो लो लाइंग कोस्टल एरियाज में कोरल रीफ्स हैं वहाँ पे प्रॉपर सनशाइन नहीं पहुँचती है ना। डीप पेनिट्रेशन ऑफ सनशाइन नहीं हो पाता है, एंड सनलाइट जब नहीं पेनिट्रेट करेगी तो कोरल्स में ब्लीचिंग होना शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। तो दैट इज़ अनदर प्रॉब्लम विच इज़ देयर। इसके अलावा ऑलरेडी कोरल ब्लीचिंग के अलावा ऑलरेडी वार्मर वाटर जो है वो भी कोरल ब्लीच करते हैं, प्लस ओशियन एसिडिफिकेशन ऑलरेडी एक समस्या चल रही है। तो ऐसे में सी राइज भी कोरल ब्लीच करता है, जैसे मैंने आपको बताया सनलाइट प्रॉपर पेनिट्रेट नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ द राइजिंग एंड ऑल, है ना। तो यहाँ पे बात चल रही है। एक टर्म यहाँ पे आया था इंडियन ओशियन डाइपोल, मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन ओशियन डाइपोल एक क्लाइमेट से रिलेटेड फिनोमिना है, जैसे एल नीनो होता है ना, उसी तरीके से इसको भी हम स्टडी करते हैं। तो इसमें दो जगह का टेम्परेचर डिफरेंस लिया जाता है, सी सरफेस टेम्परेचर लिया जाता है, एक तो वेस्टर्न इंडियन ओशियन और दूसरा ईस्टर्न इंडियन ओशियन का। वेस्टर्न इंडियन ओशियन यानी कि अफ्रीका वाला रीजन आसपास का, और ईस्टर्न इंडियन ओशियन यानी कि इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन, ठीक है। तो जब इसमें डिफरेंस देखेंगे तो इसमें एक होता है पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल, यानी कि जब वेस्टर्न वाला वार्मर है, WW वेस्टर्न वाला वार्मर है तो पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल, और अगर वेस्टर्न वाला कूलर है तो फिर निगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल। दोनों का इम्पैक्ट है कि पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल से भारत में अच्छी बारिश होती है और निगेटिव इंडियन ओशियन डाइपोल से भारत में कम बारिश होती है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे शेल स्ट्रक्चर स्टार्स एज अनियंस। तो यहाँ पे स्टार्स जो होते हैं वो जब अपनी लाइफस्टाइल में प्रोग्रेसिवली मूव करते हैं तो ये शेल्स होती हैं, कहते हैं उनके आसपास एक कॉन्सेंट्रिक लेयर्स बन जाती हैं, ठीक है ना। इट इज़ नॉट टू स्कूल, लेकिन बना देखो आयरन, सिलिकन, ऑक्सीजन, आपका नियॉन, कार्बन, हीलियम एंड हाइड्रोजन। आउटर लेयर्स जो है सबसे आउटर मोस्ट हाइड्रोजन की होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताया गया कि भाई ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है, स्टार्स जैसे जैसे एज करते जाते हैं
तो इस तरीके से प्रोग्रेसिवली उनके एलिमेंट्स फ्यूज करते जाते हैं। नेस्टेड लेयर्स होती हैं, नेस्टेड लेयर्स मैंने आपको दिखा दी, ठीक है ना। अब इसको फुलफिल इसका एक बहुत ही छोटा सा प्रूफ अभी मिला है। एक ऑब्जर्वेशन किया गया एक सुपरनोवा SN 2021 YFJ नाम के सुपरनोवा का, जिसमें आउटर आपको सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम मिला है, मतलब सबसे बाहर हाइड्रोजन मिला है, उसके नीचे हीलियम। तो कहीं ना कहीं उस कंसेंट्रिक लेयर वाली थ्योरी को सपोर्ट भी करता है। पहली चीज़ जो करता है कंसेंट्रिक लेयर वाली थ्योरी को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। दूसरा एक नए क्लास ऑफ सुपरनोवा जिसको कि टाइप लेन सुपरनोवा कहा जाता है। टाइप लेन सुपरनोवा मतलब कि एक ऐसा सुपरनोवा जहाँ पे सिलिकॉन एंड सल्फर रिच सिग्नेचर्स आपको मिले। तो इस वाले सुपरनोवा में सिलिकॉन और सल्फर भी मिला था, एंड सच इवेंट्स दे बहुत ही रेयरली मिलते हैं। तो सल्फर एंड सिलिकॉन दोनों इसमें मिले हैं, ठीक है। तो लेन टाइप ऑफ सुपरनोवा याद रखिएगा। एडिटोरियल पार्ट में आज कोई मन नहीं करने का डिस्कस, क्यों? क्योंकि देखो ये भी यूनियन मिनिस्टर ने लिखा है, ये आर्टिकल भी यूनियन मिनिस्टर ने लिखा है। दोनों ही यूनियन मिनिस्टर क्लेम कर रहे हैं कि भारत बिल्कुल टॉप हो गया, एकदम नंबर 1 चल रहा है ना। तो ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, अब नंबर 1 चल ही रहा है तो क्या दिक्कत है ना। तो ऐसे में सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। वाई आर ऑर्काज ऑफरिंग फ्रेश प्रे टू ह्यूमंस? यहाँ पे बात चल रही है ऑर्काज। ऑर्काज आर द लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ डॉल्फिन, याद रखिएगा। दे आर द लार्जेस्ट स्पीशीज ऑफ द डॉल्फिन्स एंड दे आर ऑफन कॉल्ड किलर वेल्स। दे आर ऑफन कॉल्ड किलर वेल्स, याद रखिएगा। एंड एक टर्म इसमें यूज हुआ था कि देखो लिखा है ऑर्काज आर नोन टू बी प्रो सोशल एनिमल, लिखा है ना प्रो सोशल एनिमल। तो प्रो सोशल एनिमल कौन होता है? तो प्रो सोशल एनिमल इज एनिमल दैट शोज बिहेवियर इंटेंडेड टू हेल्प, शेयर विद और कंफर्ट अदर्स। एक ऐसा बिहेवियर जहाँ पे आप दूसरे की मदद करते हो, कंफर्ट करते हो, शेयर करते हो, उसको हम बोलते हैं प्रो सोशल, ठीक है ना। अपने बेनिफिट का नहीं सोचते हो। तो ये याद रखिएगा, ऑर्काज यानी कि जो डॉल्फिन्स की सबसे बड़ी स्पीशीज है, याद रखिएगा। द ABC ऑफ .apk हैक, यहाँ बात चल रही है APK स्कैम के बारे में। APK स्कैम यानी कि APK फाइल आपने सुनी होगी, है ना। APK फाइल क्या होती है? बेसिकली कई बार ऐप्स जो आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलते हैं, आप लोग क्या करते हैं उसको APK, हालांकि देखो क्या होता है वो चीज़ एप्पल में नहीं हो पाती। एप्पल में APK फाइल स्टोर नहीं होती, उसका पैकेज इंस्टॉलर नहीं होता है ऐप्स, इसलिए ज़्यादा सेफ सिक्योर बनाते हैं। हालांकि एंड्रॉइड कोई भी APK फाइल आपने उठाई उसको इंस्टॉल कर देता है। तो उससे दिक्कत क्या हो जाती है कि उससे बहुत सारे अनवांटेड अनऑथराइज्ड ऐप्स आपके अंदर आपके फ़ोन पे आ जाते हैं, जो कि आपके दूसरे दूसरे मैसेजेस पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब सोचो आपका OTP आया बट उसको APK वाला ऐप भी पढ़ रहा है, तो आपके OTP का मिसयूज़ हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो इस तरीके से ये APK फ्रॉड जो है बहुत बड़ा एक साइबर क्राइम के रूप में चल रहा है। एंड ये APK स्कैम में बेसिकली होता क्या है, वही जैसा मैंने आपको बताया कि एक लिंक आती है, लिंक में लिखा रहता है जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन कर लो, ये कर लो, आपने किया तो एक ऐप बैकग्राउंड में डाउनलोड हो जाता है। वो ऐप क्या करता है, फिर आपके फ़ोन के अंदर सारे जो ऐप्स हैं उनको स्टडी करने लगता है, आपके कार्ड डिटेल्स पढ़ लेता है, आपके OTPs आने लगते हैं मैसेजेस में, तो मैसेज भी पढ़ लेता है। तो ये वो APK स्कैम है, ये इसका याद रखिएगा। I hope you got clarity regarding that as well. That is it for the day, friends. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice